आरआरबी जेईई सीबीडी 2 की प्रिपरेशन करते हुए आप लोगों ने जब इन्वायरमेंट पढ़ा तो एक शब्द बार बार आप लोगों ने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में सतत विकास भी कहते हैं और धारणीय विकास भी कहते हैं। तो बेसिकली ये विकास वो विकास है जो कि समझदारी के साथ में किया जाता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी कुछ बचाया जाए। सब कुछ खुद ही कंज्यूम नहीं करना है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचाना है और दूसरा हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इस तरीके के विकास को कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन सस्टेनेबल जो है सिर्फ डेवलपमेंट नहीं है बच्चे, ठीक है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के जो तरीके हैं वर्तमान में जो अपनाए जा रहे हैं, वर्तमान में जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो भी हमारी कंट्री में जो है आपके या फिर कहीं पे भी और में जो है उनको भी चेंज करने की जरूरत है अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो इसी में जो है आपका एक कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, जो कि हमारे आरआरबी जेईई सीबीडी 2 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी का एक टॉपिक है। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेक इट इजी लाइव क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आगे आने वाले जो 10 मिनट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था इससे, ठीक है। देखो बच्चे, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो मतलब तो सभी को पता है कृषि, और सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत। तो बेसिकली कृषि को सस्टेनेबल बनाने के क्या तरीके हैं, है ना, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है, बस उनके बारे में थोड़ा सा हमको जानना है कि कौन कौन से तरीके ऐसे हो सकते हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना सके, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले डिफाइन करने अगर हम जाएंगे तो मैंने आपको जैसे बताया जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वैसे आपका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी है। सबसे पहले हमारा जो मोटिव है वो ये रहता है कि हमारे जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य है, एनवायरमेंट है, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए, ठीक है। तो जब हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो कृषि करते समय जिन तरीकों को अपना रहे हैं वो तरीके भी ऐसे होने चाहिए कि हमारी प्रकृति को उससे कोई नुकसान ना हो, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये सतत कृषि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखती है, जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी को बनाए रखती है, इसका अपोजिट नहीं, ठीक है। जैसे कि आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर में होता है कि हम इतने फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं कि उससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो तो बढ़ जाती है, हमें खूब सारा जो है गेहूं मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा, लेकिन साथ में हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो लैंड है उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके आसपास अगर कोई वाटर बॉडी है, कोई तालाब है, कोई नदी है, तो वहां पर भी बह करके वो केमिकल्स जाएंगे तो पानी को भी पॉल्यूट कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो तरीके हैं वो हमें नहीं अपनाने हैं, हमें एनवायरनमेंट की हेल्थ को ध्यान में रखना है। फिर आता है बच्चे आपका दूसरा जो इसका कंपोनेंट है, फिर एस्पेक्ट है, वो है आपका फ्यूचर जनरेशन, कि हम इस तरीके से आज के रिसोर्सेस का इस्तेमाल करें। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए जो हमारा मेन रिसोर्स है वो क्या है, हमारी धरती यानी कि मिट्टी, सॉइल, है ना। सॉइल ना हो तो वैसी बात है कि कहाँ पे उगाएंगे किसी भी चीज को, तो हम जो है सॉइल का इस्तेमाल करें। आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आई है जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स है, हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली क्या है, ये भी जो है खेती करने का ही एक तरीका है, लेकिन इसमें जो है मिट्टी नहीं चाहिए होती है, इसमें सिर्फ पानी का इस्तेमाल करके हम खेती कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके के जो नई अवधारणाएं हैं या फिर जो आपके साइंटिफिक इनोवेशन है उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको आने वाले जनरेशन के लिए बचाया जाए, ठीक है। तो दूसरा जो एस्पेक्ट होता है बच्चे वो होता है आपका फ्यूचर जनरेशन। इसका लक्ष्य भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है ना। क्योंकि अगर आप इंडिया को देखेंगे तो भारत जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है, लेकिन हमारे देश में जिस तरीके की पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके साथ में हमारा जो खाना है ना, जो फूड है, क्या उसकी प्रोडक्टिविटी, क्या उसकी उत्पादकता भी बढ़ रही है ना। तो वैसी बात है कि नहीं, देश में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन जो फूड प्रोडक्टिविटी है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है। इसीलिए जो फूड सिक्योरिटी है उसका कह सकते हैं कि उसकी दिक्कत आने वाले समय में हमें हो सकती है, ठीक है। तो हमें फूड सिक्योरिटी को भी एक तरीके से ठीक करना है, ठीक है। और दूसरा जो है आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी जो है खाना बचा करके रखना है, उनकी जरूरतों के बारे में भी सोचना है, ठीक है। तो ये दोनों ही चीजें बच्चे आपको याद रखनी है। इन दोनों को ही मिला करके अगर हम इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए कृषि कर रहे हैं तो उसी को क्या कहा जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहा जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन और कुछ नहीं, जैसे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है उसी तरीके से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा
हम दोनों के बीच में डिफरेंस करके देखते हैं, मतलब कि एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि वर्तमान में जो कृषि यानी कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो किस तरीके से होती है, लेकिन सस्टेनेबल जो प्रैक्टिसेस है या फिर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वो किस तरीके से होने चाहिए। तो देखो मॉडर्न एग्रीकल्चर में बच्चे आपका क्या है, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल होता है, कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है और भारी मात्रा में इनका इस्तेमाल होता है, क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा जो है इनका एक किसानों तक या फिर जो एग्रीकल्चरल जो लैंड होल्डर हैं उन तक जो है इनकी पहुंच भी है, और दूसरा जो है इनको इस्तेमाल करना बहुत आसान भी है ना। तो इस तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिस ये बोलती है कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनिक इनपुट पे है ना, या फिर क्रॉप रोटेशन पे या फिर नेचुरल पेस्ट कंट्रोल पे फोकस करना है। इस तरीके के जो एग्रो केमिकल्स हैं, एक शब्द याद रखना बच्चे, है ना, लास्ट ईयर जो है आपका पूछा गया था कि एग्रो केमिकल निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो एग्रो केमिकल का मतलब क्या है कि एग्रो केमिकल वो केमिकल है जिनका इस्तेमाल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में किया जाता है। इसमें आपके फर्टिलाइजर्स भी आ जाते हैं, इसमें आपके खूब सारे जो है आपके फंगिसाइड, पेस्टिसाइड, है ना, इस तरीके की वीडिसाइड, ये सारी की सारी बच्चे जो आपकी दवाइयां हैं जिनमें केमिकल का इस्तेमाल होता है और जिनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया जाता है, इनको जो है एग्रो केमिकल कहा जाता है। ठीक है, तो एग्रोकेमिकल जो है वो कहीं पे भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस में नहीं आता है, याद रखना ये बात। ठीक है, जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें जो है एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन जहां पे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात होती है वहां पे एग्रोकेमिकल को नहीं अलाउ किया जाता है। इनका मानना है, या फिर ये जो आपका कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, वो कहता है कि हमें हर प्रकार की समस्या के लिए जो तरीके ढूंढने हैं वो नेचुरल तरीके ढूंढने हैं, किसी प्रकार की केमिकल का इस्तेमाल ही नहीं करना है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम उर्वरक के रूप में जो है आपका यूरिया इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस से बनी हुई खादों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसके अल्टरनेटिव में उनकी जगह हम कोई नेचुरल जो खाद है ना, उसमें जो है आपका बच्चे कंपोस्ट आ जाती है, वर्मी कंपोस्ट आ जाती है ना, अभी जो है आपका ग्रीन कंपोस्ट आ जाती है, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, बजाय कि हम केमिकल का इस्तेमाल करें। तो बेसिकली ये जो आपका सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, ये आजकल के जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस है एग्रीकल्चर में उनको पूरी तरीके से खारिज करता है और नए नेचुरल तरीकों को इंट्रोड्यूस करता है। तो ये चीज याद रखना कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है वहां पे एग्रो केमिकल का कॉन्सेप्ट चलता है, लेकिन जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वहां पे एग्रोकेमिकल का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं चलता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चे आपका इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर, या फिर इसे जो है आपका जीरो वेस्ट प्रोसीजर भी कहा जाता है। देखो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग IOF इसे कहते हैं। बेसिकली आपका एक ऐसा प्रोसीजर है या फिर ऐसा तरीका है खेती करने का जिसमें कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, अगर वेस्ट कोई चीज हो रही है तो हम उसका इस्तेमाल दूसरी जगह कर रहे हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बच्चे इसमें है, केस स्टडी है, मिस्टर रमेश चंद्र डागर है, ये जो है आपके फार्मर है सोनीपत हरियाणा के, और इन्होंने जो है अपने ही दम पे या फिर कह सकते हैं कि अपने एरिया में जो है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग को एस्टैब्लिश किया है, वो भी सक्सेसफुली, है ना। तो बेसिकली ये जो आपका इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये इंटीग्रेशन करती है किस किस चीज का, एग्रीकल्चर का, साथ में लाइव स्टॉक का। ठीक है, एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक का मतलब कि कोई भी जानवर आप अगर पाल रहे हैं, है ना, तो अगर मैं कोई किसान हूं तो मेरे पास में जो है एक किसान है बच्चे जिसके पास में सिर्फ खेत है, दूसरा किसान है जिसके पास में सिर्फ गाय है ना, तो उसके पास में थोड़ा बहुत जमीन है लेकिन उसके पास में जो है आपका लाइव स्टॉक ज्यादा है, उसके पास में गाय भैंस ज्यादा है। तो वैसी बात है कि गाय भैंस का जो वेस्ट है यानी कि जैसे काऊ डंग है ना, इस तरीके की जो चीजें हैं वो उसका जो है आपका वेस्ट हो जाएगा, उसको जो है आपका ऐसे ही जमीन में फेंक देगा, उसका इस्तेमाल जो है उसके पास में बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन वहीं आप सोचो कि एक किसान है जिसे नीड है काउडंग की। काउडंग बेसिकली हमारे पास में बायोगैस बनाने के काम आता है, कंपोस्ट बनाने के काम आता है ना, और जो आपका पूरी लाइव स्टॉक से निकलने वाला जो कचरा होता है उसमें जो है आपका गौमूत्र आ जाता है ना, और भी जैसे आपका बहुत सारे गौ का जो है आपका मल आ जाता है। तो इन चीजों का इस्तेमाल जो है हम लोग कंपोस्टिंग में कर सकते हैं। कंपोस्टिंग प्रोसेस को बेहतर करने के लिए हो सकता है, जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है उसको जनरेट करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जैसे कि एग्रीकल्चर है, किसी किसान के पास में सिर्फ खेत है और वो जो है आपका एग्रीकल्चर जब करता है तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में जो है खूब सारा वेस्ट जनरेट होता है ना। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि हरियाणा जब आपका धान कटती है या फिर जो आपके पंजाब वाली जो स्टेट है यहाँ पर जब आपके धान काटी जाती है तो उसकी जो है पराली निकलती है। तो बेसिकली जो धान है, जो बीज है, जो कि इस्तेमाल होने वाला है फूड प्रोडक्ट में, वो तो हमने रख लिया अपने पास, लेकिन जो वेस्ट है उसको फिर हम क्या करते हैं, उसके पार पाना जो है आपका एक तरीके से वो किसान के नाक में दम कर देता है ना, और उसका एक सॉल्यूशन किसान निकालते कि उसको जो है आपका खेत में ही जला दिया जाए।
अब बच्चे इतने बड़े स्तर पर जब पराली जलाई जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां से जब कंबशन होता है, कंबशन में जो है आपका CO2 दुनिया भर की जो है आपकी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, है ना, और वो जो पॉल्यूशन है फिर वो आपका दिल्ली पहुंच जाता है, तो अपने आप में जो है आपका एक पर्यावरणीय समस्या बन जाती है ना। लेकिन वही सोचो कि जिस किसान के पास में पराली जनरेट हो रही है और साथ में उस पराली को खाने वाले जानवर भी उसके पास में है, तो कोई भी चीज किसी भी सेक्टर के लिए वेस्ट नहीं होगी। उस वेस्ट का इस्तेमाल वो अपने ही जो इंटीग्रेटेड उसने सर्कल बनाया हुआ है उसमें कर लेगा, है ना। तो इसी तरीके से बच्चे जो खेती की जाती है, जो एग्रीकल्चर किया जाता है, उसे जो है आपका क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि एक आपका ऐसा प्रोसेस है जहां पर किसी भी चीज में किसी भी प्रोसीजर से जो वेस्ट बनता है उस वेस्ट को फेंका नहीं जाता, उसको जो है एज अ न्यूट्रिशन जो है आपका इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे वो आपका गाय भैंस का जो है आपका मलमूत्र हो या फिर इधर से जो है आपका जो एग्रीकल्चरल प्रोसीजर से निकला हुआ जो आपका पराली हो, है ना, जो आपका भूसा हो, उनका इस्तेमाल हो, तो उनका इस्तेमाल जो है आपका उनके लिए न्यूट्रिशन के लिए, और फिर जो आपका इधर से जो गाय भैंसों ने जो आपका वेस्ट दिया है उसका इस्तेमाल जो है पौधों के लिए न्यूट्रिशन के लिए हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका एक कंप्लीट सर्कल बनता है उसी को आपका इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। इसे बच्चों आपको याद रखना है और ये आपका केस स्टडी भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें आपके क्या है बच्चे और भी की कंपोनेंट्स है इसके, जैसे कि आपका डेयरी लाइव स्टॉक है, कैटल प्रोवाइड डंग फॉर बायोगैस एंड मैन्योर, है ना। हमें पता है कि अगर हमने गाय पाली है तो वहां से जो है बायोगैस के लिए या फिर जो खाद है, ऑर्गेनिक खाद है, मैन्योर है, उसके लिए जो है मटेरियल मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपका कंपोस्टिंग है, जो फसल है, फसल का यानी कि जो क्रॉप है, क्रॉप का जो वेस्ट निकलता है उसका इस्तेमाल बच्चे हम क्या कर सकते हैं, जैविक उर्वरक को बनाने में कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल ऑर्गेनिक खाद बनाने में किया जा सकता है ना। तो कोई भी चीज जो है वेस्ट नहीं होगी अगर कंट्रोल एक आदमी के हाथ में होगा तो, है ना। या फिर कोई किसान अगर सोचे कि मुझे जो है इस तरीके से इंटीग्रेशन में फार्मिंग करनी है ना, मुझे जो है आपका लाइव स्टॉक भी और साथ में जो है आपका फार्मिंग भी करनी है, तब जाकर के उसका जो है कोई भी वेस्ट जो है वो वेस्ट नहीं कहलाएगा, वो दूसरे प्रोसीजर के लिए जो है आपका न्यूट्रिशन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपका बायोगैस प्लांट है, ये जो है आपका फार्म रसोई की ऊर्जा जरूरत के लिए ईंधन प्रदान करता है ना। तो बेसिकली ये तो आज के डेट में अभी आप लोगों को पता है कि कितनी बड़ी जो है आपकी नीड है। हालांकि भारत में बायोगैस जो है आपका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। और बायोगैस में एक चीज याद रखना बच्चे, यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस प्लांट में कौन सी गैस जनरेट होती है, तो इसमें जो है आपका मीथेन जनरेट होती है ना। और ये मीथेन जो है फिर जलाई जाती है, जैसे LPG जलता है वैसे जो आपका मीथेन जलता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है। अच्छा, उसके अलावा हमारी जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है वहां पर बच्चे एक और चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, वो है आपका सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। ठीक है, अब सॉइल की हेल्थ को हमें अच्छा रखना है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम इस तरीके के एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि सॉइल की हेल्थ को खराब कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, सबसे पहले जो है आपका क्रॉप रोटेशन है। मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए हमें बारी बारी से विभिन्न फसलें जो है लगानी चाहिए, ये नहीं कि एक खेत में एक ही जो है आपका फसल उगाई जा रही है ना। तो इसलिए जो है आपका सीजनल जो फसलें होती हैं उस खेत में जो है आपकी लगाई जाती है, फिर रोटेशन में दूसरी फसल आ जाती है ना। तो ये होता है आपका क्रॉप रोटेशन। फिर आपका ग्रीन मैन्योर है, मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाने के लिए जो है आपका कवर फसलें उगाना। ग्रीन मैन्योर शायद बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा। कुछ बच्चे आपकी ऐसे पौधे होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, है ना। तो नई फसल लगाने से पहले खास करके जो है आपका जब धान की खेती की जाती है ना, तो धान की फसल जो है आपका बोने से पहले उस खेत में जबरन जो है आपका कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसे प्लांट जो है आपके बोए जाते हैं, जो फिर जो है उसके ऊपर हल लगा दिया जाता है, और फिर वही पौधे बच्चे जो होते हैं उनका जो डेड मटेरियल है वो जो है मिट्टी की उर्वरता को, खास करके जो है नाइट्रोजन जो है मिट्टी को देते हैं, है ना। तो इस तरीके के जो प्लांट्स है, फिर इस तरीके की जो मैन्योर है उसको जो है आपका ग्रीन मैन्योर कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपका वर्मी कंपोस्टिंग है, केचुआ का इस्तेमाल करके जैविक कचरे को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देना, है ना। अब ऑर्गेनिक मटीरियल के, अगर आप किसान हो या फिर आपने जो है भैंसे पाली हुई है, गाय पाली हुई है, लाइव स्टॉक आपके पास में है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल की तो कमी नहीं है आपके पास में, लेकिन उस ऑर्गेनिक मटेरियल को कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक तरीका है आपका वर्मी कंपोस्टिंग के, और फिर वो वर्मी कंपोस्टिंग से जो खाद बनती है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वाली होती है मिट्टी के लिए। ठीक है, तो वर्मी कंपोस्टिंग बच्चे इसका एक पहलू है, इसका एक कंपोनेंट है। उसके बाद में बच्चे आपका आता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ये भी जो है आपका एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक हिस्सा है, पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट का मतलब आपको पता है कि जब हम कोई भी चीज बो रहे हैं खेत में, तो उस पौधे को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, ऑब्वियसली बात है किसान की जिम्मेदारी भी है। तो उस पौधे को जो है कीड़ों से बचाने के लिए,
वीट से बचाने के लिए, खरपतवारों से बचाने के लिए, है ना, इस तरीके की चीजों से बचाने के लिए ही जो किसान है वो एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल करता है ना। आपके जो है फंजीसाइड्स होते हैं, आपके जो है बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करके जो है वो कीड़ों को मार देता है, लेकिन फिर जो है उनका केमिकल नुकसान हमें झेलना पड़ता है। तो इसके लिए आपका क्या है, जो ये आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, इसमें भी बच्चे आपकी एक साइकिल होती है ना। ये साइकिल बेसिकली क्या है, पहला आपका बायोपेस्टिसाइड है कि हम केमिकल का इस्तेमाल ना करें, पेड़ से बनने वाले, है ना, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में जो है आपका नीम भी आ जाता है, उसमें जो है आपका ये लहसुन भी आ जाता है। तो अगर किसान के पास में खेत है, किसान ने जो है अपने खेत में नीम का पेड़ लगाया हुआ है, उसने जो है लहसुन की खेती की हुई है, तो उनका जो ऑयल है वो भी पेस्टिसाइड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि इसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन फिर भी जो है आपका ये इम्पैक्टफुल तो होता है, इसका इफेक्ट जो है वो पेड़ों पे होता है, ठीक है। तो बजाय कि केमिकल का इस्तेमाल किया जाए, इस तरीके के जो आपके एक्सट्रैक्ट है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट है, इनका इस्तेमाल करके जो है अपने पौधों को बचाया जा सकता है। और पेस्टिसाइड्स जो है, जो केमिकल वाले हैं, उनको बायोपेस्टिसाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है बच्चे आपको, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनसे कि अगर हमने उसका इस्तेमाल कर लिया तो हमें फिर जो है केमिकल का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल है। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब ये है बच्चे कि कीड़ों का दुश्मन ढूंढ लो, मतलब नेचर में जो कीड़ा हमारे पौधे को बर्बाद कर रहा है ना, उसका जो है दुश्मन या फिर उसको खाने वाला जो नेचुरल, क्योंकि हमने फूड चेन पढ़ा हुआ है, ऐसा तो होता नहीं है कि फूड चेन में जो है आपका सबसे नीचे जो है उसके ऊपर कोई हो ही ना, उसके ऊपर 101% कोई ना कोई होगा, है ना। तो जैसे बच्चे आपके जो है ये आपके लेडी बग्स होते हैं ना, इनको जो है बड़ा बड़ा काले कलर के आपने चीटे देखे होंगे, है ना। तो चीटे जो है इनको खा जाता है, या जहां पे अंडा देता है वहां पे जो है चीटे खा जाते हैं, है ना। तो इस तरीके की जो आपके नेचुरल शिकार करने वाले जो जानवर है, उनकी थोड़ी सी हमें पहचान होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके की जो आपके ये लेडी बग्स होते हैं, बाकी अन्य तरीके के जो आपके कीड़े होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, जो कि हमारे खेत को या फिर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका जो नेचुरल शिकार करने वाला जानवर है, उनको जो है बच्चे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, प्राकृतिक शिकारियों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये भी होता है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसे बच्चे याद रखना। अब फाइनल जो है कंपैरिजन करते हैं और पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में घुसाते हैं। देखो इनपुट आपका जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग है और जो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग है, देखो स्टैंडर्ड में आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक एक्सटर्नल और इंटरनल, है ना। इसमें जो है आपका बेसिकली बच्चे ये ऑर्गेनिक फार्मिंग तो है, लेकिन इसमें जो है आपका सिर्फ ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटीग्रेशन में आपका क्या है कि स्ट्रिक्टली साइक्लिकल, मतलब कि जो आपका वेस्ट जनरेट होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद भी, उसका भी कहीं ना कहीं हमें इस्तेमाल ही करना है, ठीक है। तो इसीलिए जो है इसे इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। और जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इससे थोड़ा सा इसी तरीके से अलग होता है, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चे कि यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है आपका वेस्ट रिड्यूस की बात होती है, और यहाँ पे जो है आपका जीरो वेस्ट की बात होती है ना। क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली हम क्या करेंगे, हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, है ना। दूसरी कई और चीजें हैं जिनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यहाँ पे जो है वेस्ट को कम करने की बात की जाएगी। लेकिन जो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग है, यहाँ पे वेस्ट को जीरो करने की बात की जाएगी, कि किसी ना किसी तरीके से वेस्ट को इस्तेमाल कर लिया जाए दूसरी जगह, ठीक है। तो ये एक बड़ा की इसमें डिफरेंस है। दूसरा आपका बच्चे सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो हाई सस्टेनेबिलिटी है इसकी, और इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है आपका मैक्सिमम है, मतलब ये आपका हाई है, लेकिन इससे ज्यादा सस्टेनेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती है। हालांकि 100% अचीव करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जितना अचीव कर पाएगा, जो भी इसको करेगा, है ना, तो वो कर सकता है। तो मैक्सिमम सस्टेनेबिलिटी जो है हमें इस तरीके में मिलेगी, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिलेगी। उसके बाद एफिशिएंसी की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी अगर करनी है तो वैसी बात है कि हमारे पास में ऑर्गेनिक चीजों की पहुंच होनी चाहिए, है ना। हमारे पास में ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनसे कि हमारे जो कृषि है वो ऑर्गेनिक बनी रहे, है ना। लेकिन दूसरी तरफ बच्चे आपका ये है, तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या है, यहाँ पे आपस में जो इंटीग्रेशन है वही जो है इसकी एफिशिएंसी है ना। मतलब कि दोनों ही तरफ जहां से आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है और दूसरी तरफ जहां पे आपका वेस्ट जो है आपका इस्तेमाल हो रहा है, वो दोनों ही जो है आपके एफिशिएंटली वर्क करेंगे, तो इसमें जो है आपकी एफिशिएंसी फिर कम नहीं पड़ेगी, है ना। तो इंटीग्रेशन ही इसकी क्या है, ताकत है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि रिसोर्सेस पर डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये जो दोनों में जो है बच्चे आपका ये डिफरेंस होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आपकी खराब नहीं है, लेकिन
लिए जो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बेस्ट है, ठीक है। और बेस्ट क्यों है, मैंने आपको सारे के सारे रीजन बता दी हैं। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आया था, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सी शून्य अपशिष्ट प्रक्रिया है, कौन सी जीरो वेस्ट प्रोसीजर है, इनऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, पेस्ट मैनेजमेंट है और इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अब आप कहेंगे आपने अभी बताया था पेस्ट मैनेजमेंट, ये क्यों नहीं है, बायो पेस्ट मैनेजमेंट बचे, ठीक है। इको फ्रेंडली पेस्ट मैनेजमेंट तो वो भी है जो कि दवाइयों को छिड़क करके, केमिकल बेस्ड जो दवाइयां हैं, कीटनाशक है, उनको छिड़क करके पेस्ट को मैनेज किया जा रहा है ना। लेकिन नहीं, हमें सिर्फ पेस्ट को मैनेज नहीं करना है, हमें पेस्ट को इस तरीके से मैनेज करना है कि एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ही ना पहुंचाए, ठीक है। तो ये आपका आउट हो जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी नहीं है क्योंकि ये तो वेस्ट को रिड्यूस करने की बात करता है, कम, ये खत्म करने की बात नहीं करता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक तो है ही नहीं, है ना। तो ये बच्चे आपका इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग है जो इसका आंसर है। इसी तरीके के और भी जो है कॉन्सेप्ट वाले बेस क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे। कैसे कर पाओगे उनको, जब बच्चे आप लोग क्या करोगे, खूब सारे प्रैक्टिस करोगे इन टॉपिक से रिलेटेड। बेसिकली एनसीईआरटी के वो टॉपिक जो कि अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उनको प्रैक्टिस करो, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और कैसे कर पाओगे, हमसे जुड़ो बच्चे, लाइव प्रैक्टिस कोर्स जो है आपका आजकल चल रहा है, मेक इट इजी मैकेनिकल, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन है, अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लो, है ना। बहुत सारे अभी यहाँ पे जो है आपका एनवायरनमेंट लगभग खत्म है, तो पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पे कंप्लीट है ना। आपको प्रैक्टिस मिलेगी, आपको जो है रिवीजन मिलेगा, आपको जो है पढ़ने के लिए थ्योरी फॉर्म में खूब सारा डेटा मिलेगा, जो भी आपको चाहिए सब कुछ जो है आपको मिल जाएगा। उसके अलावा कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अगर कंप्यूटर और इन्वायरमेंट चाहिए, कंप्लीट थ्योरी, ठीक है, साथ में जो है प्रैक्टिस भी, तो सिर्फ अगर इन्वायरमेंट और कंप्यूटर आपको पढ़ना है ना बच्चे, तो इससे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास में कुछ नहीं है अभी। उसके अलावा जो है इन्वायरमेंट के लिए वो बच्चे जो कि वीडियो लेक्चर नहीं देख पाते हैं, किसी वजह से उनके पास में समय की कमी है, समय का अभाव है, तो आपके लिए बच्चे ये बेस्ट ऑप्शन है। आपको कोई वीडियोज नहीं देखनी है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जो भी चीजें जो है आपके यहाँ पे लिखी हुई है उन्हें पढ़ करके समझिए, ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और जाइए एग्जाम देने के लिए, ठीक है। बाकी आपको लगता है किताब में कोई ऐसी चीज है, बुक में ऐसी कोई चीज है जो मुझे नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल है, ये जो आपकी क्लासेस होती है यूट्यूब पे, सब जो पीडीएफ में बचे हो वहीं पे आपको मिल जाती है और वहीं पे जो है आप अपना डाउट भी सॉल्व कर सकते हो। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, जितनी क्लासेस अभी तक हुई है ना बच्चे, सारी के सारी जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे, सबकी पीडीएफ, है ना। चाहे वो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस है, चाहे वो आपका जो है ये थ्योरेटिकल जो क्लासेस आपकी चल रही हैं, सभी पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो भी आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, आपस में मिलकर भी कर सकते हो और मुझसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।